नमस्कार सभी को। टुडे वी विल डिस्कशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। दिस video and this content I have taken from M. Lakshmikant. And firstly, you take your notebook and pen because I provide to you some additional information and you write down this. Okay, let's start. In this video, we will cover introduction, meaning and definition of state, article 12, law inconsistent with fundamental rights, article 13, a feature of fundamental rights of a glance and significance of fundamental rights. तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 12 टू 35 में एक्सप्लेन किए गए हैं। अब 12 टू 35 आर्टिकल एंड पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल document in which so many rule and regulation laid down for a country। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कौन कौन सी मेथड होंगे, क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, पावर ऑफ डिवीजन क्या रहेगी, नेचर ऑफ पावर क्या रहेगा, नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या रहेगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। उस डॉक्यूमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसका थर्ड पार्ट जो है आर्टिकल 12 टू 35 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे यूएसए के फंडामेंटल राइट्स थे, क्योंकि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड कर रखा था। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी जिन्होंने संविधान बनाया और उसके अंदर एक ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी, जिसके चेयरपर्सन थे भीमराव अंबेडकर जी। वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए से ले गए हैं। और यूएसए ने तो बाद में मतलब कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कर लिया था और बाद में एक बिल के थ्रू, बिल ऑफ राइट्स के थ्रू अमेंडमेंट ला के अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया था उसमें फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया था। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जब 26 नवंबर 1949 को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसने ले लिया, स्वीकार किया था और जो इसको 26 जनवरी 1950 को जब इसको लागू किया गया पूरे देश में, तो उसमें हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स आल्सो इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो थर्ड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा 1215 के अंदर जो है कुछ सिटीजन्स को, इंग्लैंड के अंदर कुछ सिटीजन्स को क्या था, कुछ राइट्स दिए गए थे। इसके थ्रू जब राइट दिए गए तो उसको बोला गया था मैग्ना कार्टा। तो ये तो थर्ड पार्ट है, इसको भी इंडिया का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये बड़े ही लंबे और कॉम्प्रहेंसिव हैं की लिस्ट है जो कि जस्टिसेबल हैं, वाद योग्य हैं, यानी कि अगर इन पे कोई आँच आती है तो इनको हम कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स करवा सकते हैं। और ये वाद योग्य तो इनको वहाँ पे क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। मोर इलैबोरेट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इनको काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है। ऐसा कोई भी विश्व का कोई संविधान नहीं है जिसके अंदर इतनी एक्सप्लेनेशन इनकी दे रखी हो। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मीन प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या करते हैं, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। अब फंडामेंटल का मतलब बेसिक, कि जो हमारे बेस से जुड़े हुए हैं,
यानी कि जो हमारे सिटीजन हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए जो बेस चाहिए वो हमें ये देते हैं। राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट्स का मतलब होता है जस्ट ए क्लेम। क्लेम, कोई भी क्लेम जब अथॉरिटी मिल जाती है या लीगल बना दिया जाता है उसको थ्रू मॉरली, सोशली एंड एथिकली, तो जब इनको ये अथॉरिटी मिल जाती है, लीगल बन जाते हैं क्लेम, तो क्या बन जाते हैं? राइट्स। फॉर एग्जांपल किसी गांव के अंदर जो लाल डोरे के अंदर जो होता है, लाल डोरा होता है, उसके अंदर जो मकान होते हैं उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर सिटी में रहना स्टार्ट कर देता है और जब सिटी में वो रहता है तो बाद में वो देखता है कि गाँव में आके अपने प्लाट को देखता है, इस घर को देखता है, इस पे किसी पड़ोसी ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। वो अपना क्लेम करता है। जब ये आते हैं तो ये अपना क्लेम करते हैं कि ये मकान तो हमारा है। अब इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट इनके पास भी नहीं है, तो अब ये कैसे राइट मिले इनको कि ये घर इनका है? तो क्या होगी? पंचायत आएंगे, गांव वाले आएंगे, पड़ोसी आएंगे, वो बताएंगे कि जी नहीं, ये जो प्लाट है ये इनका ही है, जो शहर में रह रहे हैं उनका मकान है। तो क्या हो गया? उनके क्लेम को क्या हो गया? अथॉरिटी मिल गई थ्रू पीपल, सोशली भी, मोरली भी, एथिकली भी। तो क्या बन गया? उनका राइट बन गया। ऐसे ही जो हम क्लेम करते हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लीगल बना दिया गया, अथॉरिटी दे दी गई, तो वो क्लेम क्या बन गए? हमारे राइट्स बन गए। तो उनको ही हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो राइट हैं ये प्रमोट करते हैं आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए। अब पार्टिसिपेटिंग या उनके बेस के लिए, उनकी बेसिक के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए जो राइट्स चाहिए वो हमें ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अब भाई द फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं भाई, ये इनका नाम फंडामेंटल क्यों किया गया? क्योंकि गारंटेड बाय द, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको गारंटी भी दी गई है और प्रोटेक्ट भी किए गए हैं, और इसीलिए ये क्या बन जाते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। हमारे जो राष्ट्र के जो जितने भी हमारे नेशन के रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनकी क्या बन जाते हैं? फंडामेंटल लैंड ऑफ लॉ प्रोवाइड करवाते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब इनको फंडामेंटल क्यों बोला गया है? इनके पीछे एक रीजन है कि ये एसेंशियल हैं फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वो भौतिक हो, मटेरियल हो, इंटेलेक्चुअल हो, मोरल हो, स्पिरिचुअल हो, किसी भी तरह का उनका डेवलपमेंट किया है तो उनको फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं उनके थ्रू उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, ओरिजिनली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे भाई, बट 7 तो किए गए थे, बट 6 नंबर जो है राइट टू अ प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, इसको रिमूव कर दिया गया था इन 1978 थ्रू अमेंडमेंट नंबर 44। इसके थ्रू यहाँ से इनको फंडामेंटल राइट से इनको रिमूव कर दिया गया, लेकिन अलग एक आर्टिकल 300 में इनको डाल दिया, भाग नंबर 12 के अंदर इनको एक लीगल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट्स नहीं रहे अब ये। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 and 24, right to freedom of religion 25 and 28, culture and educational right for minority 29 and 30, इनको रिमूव कर दिया गया, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अब 5 रिट होती हैं, उनके थ्रू हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं, एंड ये रेमेडीज जो हैं इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बोला गया है? सोल बोला गया है, क्योंकि इनके थ्रू हम क्या करते हैं? अपने राइट को गेन कर पाते हैं। अब हमने देखा कि जब हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी तो हमने कहा था कि पार्ट 3 के अंदर 12 to 35 में क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन यहाँ तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? 14 से और 32 तक। तो 12 नंबर, आर्टिकल 13, आर्टिकल 33, 34 एंड 35 कहाँ गए? तो ये अब बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। नेक्स्ट, अ डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 जो है वो क्या करता है? डिफाइन करता है वर्ड स्टेट को।
जब भी पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो स्टेट वर्ड आता है उसका मतलब होता है स्टेट इक्वल टू कंट्री। जैसे उत्तराखंड, हरियाणा, ये स्टेट हम मानते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस में जो स्टेट वर्ड यूज किया जाता है वो कंट्री के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो स्टेट वर्ड यूज किया गया है हमारे आर्टिकल 12 के थ्रू, तो ये परिभाषा डिफाइन किया गया है कि भाई राज्य में जो स्टेट है उसके अंदर किस किस को इंक्लूड करें हम। यहाँ पे वो सभी इंस्टीट्यूशंस वो सभी इंस्टीट्यूशन को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, रूल, लॉ या नोटिफिकेशन जारी करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो क्या है, अ गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और इस पार्लियामेंट जो इंडिया है इसके अंदर जो है उसके अंदर हमारा ऑर्गन भी आ जाते हैं इनके, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को भी इंक्लूड किया जाता है। समटाइम्स जो ऑर्गन्स के अंदर है वो हमारा जुडिशरी रह जाता है। अब जुडिशरी पे डाउट रहता है भाई, जुडिशरी का मतलब ये है कि अगर जुडिशरी को हम इंक्लूड करते हैं एज ए स्टेट, अगर ये जस्टिस, इसका काम क्या है, जस्टिस एंड रिव्यू द लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस, है या नहीं है। जब ये जस्टिस और रिव्यू का काम करते हैं तो उसमें ये स्टेट नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम जब करते हैं तो उसमें हम इनको एज ए स्टेट काउंट करते हैं। तो ये था। एंड नेक्स्ट आता है भाई गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट, organ of government, and all local authorities that is municipal एमसी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं वो भी पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्टेड, ये भी इसके अंदर काम किए जाते हैं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं हमारे रूल एंड रेगुलेशन से। एंड ऑल अथॉरिटीज, बाकी जो अथॉरिटीज बच गई जो कि संवैधानिक हैं या गैर संवैधानिक हैं, लाइक LIC, ONGC एंड सेल। और इसके अंदर वह सभी इंस्टीट्यूशंस या यूनिट्स को भी हम काउंट करते हैं जो कहीं ना कहीं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट काम करती हैं, स्टेट के साथ काम कर रही हैं। राज्य की एक इंस्टीट्यूशन जो स्टेट है उसके इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रही है तो उसको भी हम एज ए स्टेट काउंट करते हैं। इसमें वो इंडिविजुअल्स या प्राइवेट यूनिट्स भी इंक्लूड की जा सकती हैं जो कहीं ना कहीं इसके रूप में काम करती है, एज ए स्टेट यूनिट के रूप में काम करती है। तो ये है, अगर ये कोई भी ऐसी इनको डिफाइन जो किया गया है, अगर इनमें से कोई भी जो इनमें से कोई भी चीज़, कोई रूल एंड रेगुलेशन, कोई एक्शन ऑर्डर्स जारी करती है और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोलैप्स करती है तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं इन द कोर्ट, उसको हम क्या कहेंगे, चुनौती दे सकते हैं हमारी अदालत के अंदर। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 13, लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, कि भाई जो लॉ 13 है ये लॉ को एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है लॉज को। और इसमें मोस्टली लॉ के अलावा ये बताया गया है कि व्हाट इज नॉट अ लॉ, कि कानून क्या नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें हम कानून के दायरे में नहीं ला सकते, कौन कौन सी ला सकते हैं। क्या कहता है, द आर्टिकल जो है वो डिक्लेयर करता है उन सभी लॉज को कि जो फंडामेंटल राइट्स को अवॉइड करेंगे, किसी भी तरह से असंगत होंगे, इनकॉन्स्टिट्यूएंट होंगे या इन डेरोगेशन करेंगे, अब फंडामेंटल राइट्स को अवॉइड करते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, नील कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। यह प्रोवाइड करवाता है जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या हुई, देखिए जुडिशरी जो है ना इसका काम क्या है, जस्टिस करना एंड रिव्यू द लॉ, कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है या नहीं है। तो जब ये रूल बन जाता है ना, कोई लॉ बनाया और उसको बनाया बाय द लेजिस्लेचर्स एंड उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। तो ये कोर्ट जो ना वो ये देखती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है, ये फंडामेंटल राइट्स को कोलैप्स तो नहीं करता है।
तो जहाँ तक वो कोलैप्स करता है उसको वहाँ तक इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द कोर्ट। और एग्जीक्यूटिव ने उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करवाया नहीं करवाया, तो अगर नहीं करवाया तो उसको ऑर्डर देंगे या इनवैलिड कर सकते हैं। और ये जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकती है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है एंड हाई कोर्ट को पावर देता है 226 आर्टिकल जो है वो करता है। अगर कोई भी ऐसा लॉ बन जाता है जो ओवरलैप करता है या डिक्लाइन करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर सकते हैं या इनवैलिड कर सकते हैं, जहाँ तक वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, कोलैप्स करता है। नेक्स्ट, द टर्म लॉ इन आर्टिकल हैज बीन गिवन इन ए वाइड कॉन्टेक्स्ट। ये करता है इंक्लूड है फ्लोइंग टर्म्स, क्या क्या, वो सभी परमानेंट लॉ जो बनाए जाते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा, वो सभी लॉज इसके अंदर काउंट करेंगे। टेम्परेरी लॉ जैसे ऑर्डिनेंस है, इशू किए जाते हैं टाइम टू टाइम बाय द प्रेसिडेंट एंड द स्टेट, प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग। तो इनके द्वारा भी कोई ऑर्डिनेंस जारी किए जाते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। भाई कोई भी संवैधानिक इंस्ट्रूमेंट है जिनकी लेजिस्लेशंस है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन है, ये एग्जीक्यूटिव जो हैं ये अगर कोई ऐसी ऑर्डर जारी करते हैं या कोई रूल बना देते हैं, कोई रेगुलेशन करते हैं या नोटिफिकेशन देते हैं जो हमारे के फंडामेंटल राइट्स को कोलैप्स करने की बात करते हैं या उनका हनन करने की बात करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। ये भी आर्टिकल 13 में लॉ में किए जाते हैं। नेक्स्ट, ऐसी कोई भी नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ है, जैसे कोई कस्टम है, यूजेज जो कि फोर्स किए जाते हैं एज ए लॉ, वो कस्टम्स या वो प्रथाएं, वो रूढ़ियाँ अगर हमारे कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स के आड़े आती हैं या वो कोलैप्स कर रही हैं, उनको ओवरलैप कर रही हैं, तो उनको भी हम चैलेंज कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट। तो इन के द्वारा जो भी लॉ बनाए जाएंगे अगर वो हमारे कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को कोलैप्स करते हैं या उनके कहीं ना कहीं आड़े आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में 22 to 6 एंड इसमें 32 के थ्रू। तो ये बताएंगे कि उसकी रिव्यू करेंगे उसका और उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे इनवैलिड अगर इनको सही मिलती है तो। नेक्स्ट, अ फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भाई फंडामेंटल राइट्स की कुछ विशेषताएं भी हैं, वो क्या विशेषताएं हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ये कहता है फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस, बिल्कुल सही बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको क्या किया है, गारंटीड दी गई है और इनको प्रोटेक्टेड किया गया है। अ सम ऑफ दैम अवेलेबल ओनली सिटीजन, कुछ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो क्या दिए गए हैं, ओनली फॉर सिटीजन्स, लाइक अ 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये जो आर्टिकल्स हैं इनके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है वो ओनली फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और बाकी जो बच गए इनको छोड़ के वो सभी पर्सन्स के लिए, कोई भी हो, फॉरनर हो सकते हैं, कोई सिटीजन्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती है, कॉरपोरेशंस हो सकते हैं, उनके लिए वो सब रह गए हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ये असीमित नहीं है भाई, ये अनलिमिटेड नहीं है भाई, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इन पे कुछ ना कुछ इम्पोज किए गए, कुछ बैरियर्स इनके लिए बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई राज्य जो है या स्टेट जो है वो बहुत सारे पावर्स का यूज कर सकती है, लेकिन उस पावर पे क्या है, कुछ बैरियर्स बना रखे हैं ताकि वो क्या है, उनके जो हमारे सिटीजन्स हैं उन और जो सोसाइटी है उसके बीच एक बैलेंस बना के रख सके, दोनों की जो फ्रीडम है, इक्वलिटी है, उन पे क्या कर सके, बैलेंस बना के चल सके। इसलिए क्या है, ये अनलिमिटेड नहीं है, इन पे कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं जो कि हमारी स्टेट भी लगा सकती है और थ्रू दिखा सकती है। नेक्स्ट, some of them are negative in characters और some are positive in nature,
कुछ का नेचर तो नेगेटिव है, जैसे स्टेट की हम बात करते हैं तो स्टेट की पावर पे कहीं ना कहीं ये एज ए बैरियर का काम करते हैं, उसमें बाधाएं डालते हैं। वो अब पावर का यूज़ तो कर सकती है लेकिन उनको फंडामेंटल राइट्स को कोलैप्स ना करने के, उनका हनन ना हो, उल्लंघन ना हो, तो वो चीज़ें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सोशल साइट्स आजकल वो गवर्नमेंट कहे कि भाई हमें इन जो भी यूज कर रहे हैं सोशल साइंस में उसका सारा डाटा चाहिए, तो ऐसा नहीं हो उसका, क्योंकि ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एक तरह से क्या हो जाएगा भाई, आप प्राइवेसी का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है ना। राइट के अंदर प्राइवेसी भी तो आती है, निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी है, उसका हनन हो जाएगा भाई। अब वो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये इस पर पाबंदी लगाती है। अपोजिटिव नेचर भी है भाई। फॉर एग्जांपल जैसे आर्टिकल 20A में क्या डाला गया है, RTE, राइट टू एजुकेशन, कि वह 6 to 14 ईयर के जितने बच्चे ना उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करवा जाएगी, राज्य शिक्षा देगा भाई, एजुकेशन देगा। तो ये क्या है, कुछ सुविधा दे रहा है, तो ये क्या है, इनका पॉजिटिव नेचर है। जे आर जस्टिसेबल, न्याय योग्य है भाई। कोई भी अगर बात करता है, कोई कोलैप्स करने की, ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बना दी, कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी कोई रूल बना देता है, नोटिफिकेशन जारी कर देता है, जिससे क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। और ये कोर्ट के अंदर हम डायरेक्टली जा सकते हैं भाई, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे वो फॉलोअप नहीं किया जाएगा, पहले हाई कोर्ट होगा, वहाँ पे अपील होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं, डायरेक्ट हम क्या जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं थ्रू आर्टिकल 32। अब ये क्या है, डिफेंडेड है और गारंटीड है बाय द सुप्रीम कोर्ट भाई। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। अभी मैंने जो बताया ना कि हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, अगर फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। दे आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है भाई। कुछ सर्टेन जो सिचुएशन है उनके अंदर इनको वापस से लिया जा सकता है भाई। ये ऐसा नहीं है कि एक बार मिल गए तो ये कभी परमानेंट ही हो गए, नहीं। ये कई बार इनको संशोधन करके, जो हमारे अमेंडमेंट है उसके थ्रू इनको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है भाई। लेकिन इसमें ऑर्डर जो है, जो रूल है वो साधन से नहीं आएगा, साधन विधेयक नहीं होगा। उसके अंदर क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इनको अमेंड किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है भाई, कुछ सर्टेन सरकमस्टांसेस में, जैसे नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352, तो उसमें हमारे कुछ राइट्स को कोलैप्स किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है स्टेट के द्वारा, बट 20 और 21 इनको वापस नहीं लिया जा सकता। और किसी भी कंडीशन में लाइफ टू लाइफ, राइट टू लाइफ 21 को नहीं वापस लिया जा सकता, लेकिन कुछ कंडीशन में वापस लिया सकता है। जैसे आर्टिकल 33 की हम बात करें अब, तो कुछ हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं, कुछ जितनी फोर्सेज हमारी, उनके कुछ फंडामेंटल जो राइट है उन पे हमारी जो है पार्लियामेंट है वो कुछ ना कुछ पाबंदियाँ लगाती है भाई। उनको हमारे जो फंडामेंटल राइट्स उनको रोकती हैं। क्यों रोकती हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं, इनकी जो सर्विसेज हैं, इनका वर्क है, वो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली हमारी यूनिटी या हमारे देश को प्रभावित कर, इन्फ्लुएंस करता है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 33 के द्वारा, इनके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा कुछ पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। और यही मार्शल लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 34, मार्शल लॉ का मतलब होता है जब मिलिट्री गवर्नमेंट को साइड कर देती है और गवर्नमेंट की जितनी भी पावर है उसको होल्ड कर लेती है, और सारा एडमिनिस्ट्रेटिव या रूल एंड रेगुलेशन बाय मेंटेन किया जाता है बाय द आर्मी, तो उसमें हम कहते हैं कि मार्शल लॉ लग गया। तो मार्शल लॉ जब आते हैं तो कुछ कंडीशंस में ये हमारे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको थोड़ा सा कोलैप्स भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 34। मगर ये मार्शल लॉ नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 से अलग रहेगा, उससे डिफरेंस रहेगा। और अब जब बात करते हैं 35 की, लास्ट आर्टिकल 35, कि इनमें से बहुत सारे ऐसे जो हैं नियम हैं जो कि डायरेक्टली इन्फोर्सेबल हैं, एंड कुछ एक को हम जो है नियम बना के
जो कानून है संसद के द्वारा बना के वो लागू करवाया जाता है, ताकि अब पूरी जो वोल कंट्री है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी रहे, उसमें यूनिटी अब बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम कुछ को खुद सेल्फ जो होते हैं ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल होते हैं, लेकिन कुछ को हम क्या करते हैं अपने कानून बना के उनको दिया जाता है सिटीजन्स को। ओके, thanks for watching this video, and if you have any query please comment in box. uh, this is my name and my Gmail account, and this is my phone number. Thank you for